हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम को कौन ले सकता है, जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम की रिटर्न कब फाइल होती है और उसकी पेमेंट कब करनी होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम। मीन्स कंपोजिशन स्कीम क्या है। कंपोजिशन स्कीम जीएसटी में एक इजी स्कीम है जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए रखी गई है। कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद जीएसटी की जो कंप्लायंस है, मीन्स पेमेंट की, जीएसटी रिटर्न की या बिल काटने की, ये जो फॉर्मेलिटी हैं ये कम हो जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको ले कौन सकता है। हु कैन टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी स्कीम। मीन्स जीएसटी की जो कंपोजिशन स्कीम है वो कौन ले सकता है। तो इसमें जो है जो भी ट्रेडर होगा, जो टैक्स पेयर होगा, जो बिजनेस कर रहा है, उसका जो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो टर्नओवर है गुड्स के केस में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सर्विस के केस में 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हु कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, मतलब कि ये तो हो गया टर्नओवर बेस। अब कौन नहीं ले सकता है जी, हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। मैन्युफैक्चर अगर कोई होगा आइसक्रीम का या पान मसाला का, तो वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में नहीं जा सकता है। ए पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो वो जीएसटी की जो कंपोजिशन स्कीम है वो नहीं ले सकता है। तीसरा, एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट है, वो भी कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर अवेलिंग जीएसटी कंपोजिशन। अगर आपने जीएसटी कंपोजिशन ले लिया है, स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो क्या कंडीशन है उसके बाद। सबसे जो बड़ी कंडीशन है, अगर आपने जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो यू कैन नॉट टेक इनपुट क्रेडिट। मीन्स जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हो उस परचेज के बिल पे जो जीएसटी का इनपुट लगा होगा वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में। दूसरा क्या है कि कैन नॉट सेंड गुड्स टू इंटरस्टेट डीलर, कैन परचेज इंटरस्टेट ओनली। मीन्स आप जो सेल करोगे वो इंटर स्टेट नहीं कर पाओगे। मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको सेल करनी है तो वो कंपोजिशन स्कीम में आप नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर आपको परचेज करनी है तो देन यू कैन टेक परचेज फ्रॉम अदर स्टेट। नेक्स्ट है कि कैन नॉट गिव सर्विस टू इंटर स्टेट डीलर। मीन्स आप अगर किसी सर्विस में हैं और आपने कंपोजिशन स्कीम ली हुई है तो आप सर्विस भी इंटरस्टेट नहीं दे पाओगे, सिर्फ सर्विस को इंटरस्टेट ले सकते हो। नो टैक्स कलेक्ट फ्रॉम बायर, मीन्स जो भी आप बिल करोगे, इनवॉइस जो काटोगे, उस इनवॉइस काटने पे आप कस्टमर से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे। जो भी बिल काटोगे उस बिल पे, नेक्स्ट है देखो, डीलर हैव टू पे टैक्स ऑन स्पेसिफिक रेट, मतलब कि जो बिल आप काटोगे उस बिल पे आपको अपनी पॉकेट से टैक्स जमा कराना पड़ेगा और उसका परसेंटेज क्या है वो है, अगर आप मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो तो आपको 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी है। मीन्स अगर आपकी 1 लाख की बिलिंग एक मंथ में हुई है तो आपको 1% का टैक्स जमा करना होगा ट्रेडर के केस में। और अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो तो 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी, मीन्स टोटल 6% आपको टोटल अमाउंट का जमा कराना पड़ेगा। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो 2.5% सीजीएसटी में और 2.5% एसजीएसटी, मीन्स टोटल आपको 5% जमा कराना पड़ेगा। ये जो अमाउंट है ये आपको अपनी पॉकेट से जमा कराना पड़ेगा, मीन्स आप कस्टमर को बिल नहीं काट सकते हो। नेक्स्ट है कि एडवांटेज क्या है, कंपोजिशन स्कीम के जो है एडवांटेज क्या है।
इसमें क्या है, लेसर कंप्लायंस मीन्स रिटर्न आपको फाइल नहीं करनी मंथली, कोई इनवॉइस भी रेज नहीं करनी है, अकाउंट भी कोई मेंटेन नहीं करने हैं। लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी मीन्स आपने कोई टर्नओवर किया किसी मंथ में 5 लाख का, तो लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी है, 1% का ट्रेडर के केस में आपको जमा करना है, तो इस तरीके से इसकी लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी है। हाई लिक्विडिटी एज टैक्सेस आर लोअर रेट, मतलब कि जब आपका टैक्स की लायबिलिटी कम है तो आपके पास लिक्विडिटी फिर ज्यादा रहती है। तो इस तरीके से ये इसके एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्कीम? इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? डिसएडवांटेज यह है कि एक लिमिटेड टेरिटरी ऑफ बिजनेस, द डीलर इज बेयर्ड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब कि कंपोजिशन स्कीम में जाने के बाद आपका जो बिजनेस है वो लिमिटेड हो जाता है, मींस आप इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड टेरिटरी बन जाता है, मींस आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं ले सकते हो, आप कोई इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, आप कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाओगे। द टैक्स पेयर विल नॉट एलिजिबल टू सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड गुड्स थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, मतलब कि कोई अगर नॉन टैक्सेबल आइटम है तो आप कंपोजिशन स्कीम में उसको सेल नहीं कर सकते हो। और अगर आप कोई ई कॉमर्स पे रजिस्टर्ड हो, कोई ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स को सेल करना चाह रहे हो, तो देन यू कैन नॉट सेल इन कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द रिटर्न्स टू बी फाइल्ड इन कंपोजिशन डीलर? कंपोजिशन डीलर मींस कंपोजिशन में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको रिटर्न कब फाइल करनी है? तो जो कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराई है तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, मंथली इनवॉइस काटने की जरूरत नहीं है। इसकी जो रिटर्न जाएगी वो क्वार्टरली जाएगी और CMP 8 जो फॉर्म होता है उसमें रिटर्न जाती है। बेसिकली वो सिर्फ पेमेंट के लिए होता है कि आपने इतनी की सेल की है और उस पर इतना टैक्स आया है और उस टैक्स की 18 तक आपको हर क्वार्टर के बाद जो 18th आएगा उसमें आपको पेमेंट करनी होती है। उसके बाद सिर्फ एक ये क्वार्टरली रिटर्न जाती है, उसके बाद एक ईयरली रिटर्न जाती है जो GSTR 4 में जाती है। वो साल क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है वो 30 अप्रैल मीन्स 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट होती है। मीन्स आपको सिर्फ ये 2 कंप्लायंस कंपोजिशन स्कीम में करनी पड़ती हैं। तो ये था कंपोजिशन स्कीम के बारे में कि रजिस्ट्रेशन लेके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में ये छोटा सा वीडियो था। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।